आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, जो एक प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के भूतकाल और वर्तमान के बारे में बताए हैं। कैसे महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने एक संघर्ष से भरा स्वाभिमानी कर्मठक जीवन जिया। कैसे पुरुष प्रधान मान्यताओं और छल कपट भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। लेखिका बताती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था और उसके होठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। वैसे तो उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने अपना परिचय ईमानदारी से देने के बाद लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की, क्योंकि उसके नाम का अर्थ धन संपत्ति होता है, परंतु उसके पास कोई धन और संपत्ति नहीं थी। जब भी कोई भक्तिन से पूछता कि वे लेखिका के साथ कब से है, तो वे बड़ा चढ़ाकर बोल दिया करती, यही कुछ 50 सालों से हम साथ हैं। सेवा धर्म में हनुमान जी से कंपटीशन करती थी। उसके अतीत के बारे में लेखिका बताती है कि भक्तिन ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। उसका विवाह 5 वर्ष की उम्र में ही हाडिया गाँव के एक गोपालक के पुत्र के साथ करा दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में उसका नोना हो गया। जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई तो उसकी सास ने रोने पीटने के उपशगुन से बचने के लिए ये कहकर मायके भेज दिया कि वे बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर पिताजी की मृत्यु से दुखी होकर वे बिना पानी पिए ही घर से वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर अपने गहने फेंक कर अपना दुख प्रकट किया। जीवन का पहला भाग तो भक्तिन का कष्टों भरा बीता। साथ ही भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के भी काले काले लाल थे। सजा के तौर पर जेठानियों कोई काम नहीं करती थी, बल्कि बैठकर खाती थी तथा घर का सारा काम जैसे चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन ही किया करती थी। साथ ही छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने पर भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध व मलाई मिलती थी तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे वाक्य में भक्तिन फिर भी अपने आप को सौभाग्यवती मानती थी, क्योंकि उसके पति का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, जबकि जेठानियों के पति उन्हें कभी भी किसी भी बात पर मारा पीटा करते थे। पति प्रेम के बल पर ही वे सबसे अलग हो गई। अलग होते समय अपना ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। दोनों पति पत्नी के परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वे भक्तिन और 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। उस समय भक्तिन की आयु केवल 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति और स्मृति को देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने षष्ठी यंत्र वश भक्तिन के समक्ष दूसरे विवाह का प्रस्ताव दिया तो भक्ति ने साफ मना कर दिया। उसने अपने सारे केश मुड़वा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी भी करा दी और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। दूसरे परिच्छेद की तरह जीवन के तीसरे परिच्छेद में भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की की विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि अब भी उसकी संपत्ति पर थी। उन्होंने भक्तिन की बेटी के दूसरे विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने शुरू कर दी। उसने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर उन्हीं के अधीन में रहता, परंतु भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन बाहर चली गई। वो तीतरबाज लड़का उस बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थ गांव वालों को बुलाने लगा। जब लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच में समस्या में पड़, क्योंकि वर कहता था कि वो निमंत्रण पाकर आया था, परंतु उसके गाल पर छपी 5 उंगलियां कुछ और ही बता रही थी। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विमश थी। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़का था, जिसकी वजह से पारिवारिक दोष इस कदर बढ़ गया कि
लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान ना पहुंचाने के कारण जमींदार ने एक दिन सजा के तौर पर भक्तिन को पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ये अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली गई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में गुटी हुई चांद मेली धोती तथा गले में कंठी माला पहनकर वे भक्तिन के पास नौकरी के लिए पहुंची। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटने से पवित्र करने के बाद पहन निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौक की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पात को मानने वाली थी, इस कारण लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। जब भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को घड़ी दाल के साथ मोटी काली 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने उसे टोका। उसने अपना तर्क दिया। कच्ची सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक खड़ी हो गईं। उसने तरकारी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर लेखिका की प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर भक्तिन ने आमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, परंतु स्वयं को वह बदल नहीं सकती थी। भक्तिन की संगत में लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं शहर में रहकर रसगुल्ला भी नहीं खाना था। लेखिका के अनुसार भक्तिन में दुर्गुण अभाव नहीं था। वे इधर उधर पड़े पैसों को भंडार गृह में किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिससे वे चोरी नहीं मानती थी। पूछने पर वे कहती थी कि उसका अपना घर है। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा है संभाल कर रख दिया अपनी मालकिन को खुश करने के लिए। वे किसी बात को बदल भी देती थी। लेखिका ने सारे सिर मुड़वाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना तर्क दे दिया। उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं था कि जब लेखिका ने उसे सिग्नेचर करना सिखाना चाहा तो उसने तर्क दिया कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती थी। यदि वे भी पढ़ने लगे तो घर के कामकाज कौन करेगा। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का जब किसी ने दुरुपयोग नहीं दिया फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वे स्वयं सहायता करती थी, कभी उधर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झटकार कर। वे जो सहायता करती थी उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना परिमाण हो जाता है। जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन बहुत प्रसन्न होती। वे उस कृति में अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी खुद को उसकी आभारी मानती थी, क्योंकि जब लेखिका बार बार बुलाने पर भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट बचाती थी। लेखिका भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोली भी आराम करने लगते थे, जब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी, वे उसे कभी पुस्तक देती, कभी साहित्य तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जगने से पहले जागती तथा लेखिका के बाद सोती थी। लेखिका को भक्तिन अपनी छाया के समान लगने लगी थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वे बेटियां दामाद के आग्रह बुलाने पर भी गांव नहीं गई और लेखिका के साथ ही रही। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वे लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वे लेखिका से कहती थी गांव में उसके लिए हर तरह का प्रबंध कर देगी, क्योंकि उसने कुछ रुपये गांव में ही छिपा रखे हैं। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। उसका कारण यह था कि लेखिका चाहते हुए उसे नौकरी से हटा नहीं सकती थी और भक्तिन भी चले जाने का आदेश पाकर हंसकर टाल देती थी। भक्तिन लेखिका के परिचितों व साहित्य बंदियों से भी परिचित थी। वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वे लेखिका के साथ करती। भक्तिन कारागार से बहुत डरती। इसी बात पर लोग उसे चिढ़ाते थे। लेखिका को कारागार में डाला जा सकता है। इस पर कारागार से डरने के बावजूद भी भक्तिन लेखिका के साथ कारागार चलने का हठ करने लगी थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वे बड़े लाभ तक से लड़ने को तैयार थी। लेखिका बताती है कि भक्तिन के अंतिम परिच्छेद को वे पूरा नहीं करना चाहती थी। इसका कारण लेखिका का भक्तिन से लगाव और उसे खोने का डर है।